हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनिता क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम है शिवम पांडे और आज मैं आपके लिए द लिविंग वर्ड चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 लेके आ गया हूँ। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ पे जाके आपको द लिविंग वर्ड लेक्चर 1 नीट 2021 न्यू सेशन के नाम से वीडियो आपको मिल जाएगा। प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले लेक्चर 1 को ज़रूर देखिए। और आज मैं फिर आपसे बात कर रहा हूँ कि हमने नीट 2021 के लिए अपना सेशन स्टार्ट कर दिया है। आपको हम रेगुलर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। साथ ही चैप्टर समाप्त होने पर आपको ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आपको उनका PDF भी दिया जाएगा। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल परेशानी होना पड़ेगा। आपको हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। एवरीथिंग इज़ फ्री। तो जो भी बच्चे इकोनॉमिकली वीक हैं, उनका इकोनॉमिकल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है कि वे कोचिंग के लिए फ़ी दे पाएँ, ठीक है, वे एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आएँ। यहाँ पे उन्हें सब कुछ फ्री में पढ़ाया जाएगा, साथ ही क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो इसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। आप हमारे वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उन पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि हर कोई हमारी इस मुहिम का फ़ायदा उठा सके और हमारे साथ आके जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके क्या क्या लक्षण हैं, जैसे कि ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ये मतलब विशेष लक्षण नहीं है। यहाँ पे क्या है, कुछ न कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं। जबकि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये तीनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो टोटल 5 मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि आपको NCERT ने पढ़ने को बोला है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे इन 5 के अंदर से आएंगे। बाकी और लेक्चर्स की हम बात करें तो एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट है, डाइजेशन है, रिस्पिरेशन है, ब्रीदिंग है, मूवमेंट है। तो बाकी बहुत ढेर सारे लक्षण लिविंग ऑर्गेनिज्म के और भी होते हैं, बट यहाँ पे आपको NCERT में जो दिया गया है वही आपका क्या है, NCERT ही नीट के स्टूडेंट्स के लिए क्या है, रामायण है। आप NCERT तैयार करो, यहीं से सारा क्वेश्चन आने वाले हैं नीट के एग्जाम में। बाकी आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ बाकी इम्पोर्टेंट है उसे हमने ऑलरेडी नोट्स में ऐड कर रखा है और हम आपको NCERT के साथ साथ उसे भी बताते चलेंगे। तो अगर आप यहाँ पे हो, पढ़ रहे हो, तो NCERT साथ में रखो। जो इम्पोर्टेंट लाइन्स होगी उसे आप NCERT में अंडरलाइन करो और बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, बस बायो के लिए इतना बहुत है। तो आज हम देखेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्राणियों में जो कोशिकीय संगठन होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में होता है संगठन, तो उसके क्या क्या स्तर होते हैं ये हम देखने वाले हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द लिविंग वर्ल्ड कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट लेवल्स। फॉर एग्जांपल, मेनी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू द फॉलोइंग लेवल्स। जो लिविंग वर्ल्ड है, जीवित संसार है, इसको आप अलग अलग स्तर पे क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, व्यवस्थित कर सकते हो, संगठित कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर मेनी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे प्राणी, ठीक है, उन्हें आप अलग अलग निम्नलिखित अलग अलग लेवल्स पर, अलग अलग स्तरों पे क्या कर सकते हो, वर्गीकृत कर सकते हो, व्यवस्थित कर सकते हो। सबसे पहला जो बेसिक लेवल होता है, एकदम सबसे जो लोवेस्ट लेवल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का या उसे ऑर्गेनाइज करने का, वो क्या है, सेल। क्या है, सेल। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सबसे जो छोटी इकाई होती है किसी प्राणी की, वो क्या है, सेल है। हर प्राणी कोशिका से मिलकर बना होता है, चाहे वह एक कोशिका वाला हो, चाहे वह बहुकोशिकी वाला हो, मतलब चाहे हम ही क्यों ना है। तो लाइफ की शुरुआत जो है वो हमेशा एक ही सेल से होती है, ठीक है। जो ह्यूमन बींग होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनकी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स पाई जाती हैं। ट्रिलियन आप कैलकुलेट कर सकती हो, मिलियन आता है, फिर बिलियन आता है, उसके बाद ट्रिलियन आता है, कितनी बड़ी नंबर है। तो एक एडल्ट के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स होती हैं और शुरुआत हर ऑर्गेनिज्म की एक ही कोशिका से होती है,
सिंगल सेल से शुरुआत होती है। सेल से जो बड़ी यूनिट आती है, जब हम सेल को एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। अब जैसे ही सेल से टिश्यू बनता है, यहाँ पे क्या होता है, इन ग्रुप की एक खासियत होती है, ये कुछ स्पेशल फंक्शन कर सकते हैं, कुछ खास काम करने के लिए टिश्यूज को बनाया जाता है। फिर जब टिश्यू कुछ अलग अलग टिश्यूज का ग्रुप मिलता है तो क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। क्या बनता है, ऑर्गन, अंग बनता है। ऑर्गन्स आर स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ वन आर मोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ऐसी संरचनाएं होती हैं जो कि एक या एक से ज़्यादा प्रकार के टिश्यूज से उत्तकों से मिलकर बनती हैं। ऑर्गन का जब समूह मिलता है तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। जैसे कि हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या क्या आता है, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टामिनस, इतने ढेर सारे ऑर्गन्स हैं वहाँ पे। ऐसे ही अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड सभी मिलके क्या बनाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बना देते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो माइटोकॉन्ड्रिया और ढेर सारे ऑर्गेनल्स काम करते हैं। तो हर सिस्टम में ढेर सारे ऑर्गन्स भी शामिल होते हैं। तो ऑर्गन के ऊपर जब हम चलते हैं तो क्या आता है, ऑर्गन सिस्टम आता है। दे आर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू डू अ सर्टेन जॉब, एक निश्चित काम करने के लिए जब ऑर्गन्स का एक समूह काम करता है तो उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, लीवर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सभी काम करते हैं। इतने ऑर्गन काम करते हैं तब जाके एक निश्चित काम कंप्लीट होता है, डाइजेशन। उसके बाद बनता है ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट्स इंडिविजुअल लिविंग थिंग दैट मे बी मेड अप ऑफ वन आर मोर ऑर्गन सिस्टम। एक इंडिविजुअल लिविंग थिंग होता है, एक अकेला जीवित प्राणी होता है जो कि एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है। देयर आर आल्सो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एबव द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एक अकेले प्राणी के ऊपर भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्था का जो स्तर है वह और भी हाई है। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर हम जब बढ़ते हैं तो क्या आता है, ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन आता है। क्या आता है, पॉपुलेशन। जब एक ही जाति के बहुत सारे प्राणी एक ही क्षेत्र में रहते हैं तो एक पॉपुलेशन, एक जनसंख्या का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए किसी एरिया में अगर गोल्ड फिश की पॉपुलेशन है, गोल्ड फिश रह रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, गोल्ड फिश पॉपुलेशन बोलेंगे। किसी एरिया में अगर क्रैब्स रहते हैं, ढेर सारे क्रैब्स, तो वहाँ उस एरिया में हम क्या बोल देंगे, क्रैब्स की पॉपुलेशन है। किसी एरिया में डॉल्फिन्स की ढेर सारी संख्या है उस इलाके में तो उसे क्या बोलेंगे, डॉल्फिन पॉपुलेशन बोलेंगे। तो जब एक ही स्पीसीज के ढेर सारे नंबर में ऑर्गेनिज्म एक ही क्षेत्र में रहते हैं तो वह उनका पॉपुलेशन बनता है। अब पॉपुलेशन से भी बड़ी एक यूनिट आती है, जब हम आगे बढ़ें तो क्या आएगा, कम्युनिटी। क्या आएगा, कम्युनिटी। जब अलग अलग पॉपुलेशंस एक ही जगह पे रहते हैं तो वे एक कम्युनिटी बनाते हैं, समुदाय का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, समुदाय का। जब अलग अलग जनसंख्या एक ही क्षेत्र में रहती है तो क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। द कम्युनिटी दैट इंक्लूड्स द गोल्ड फिश पॉपुलेशन आल्सो इंक्लूड्स द पॉपुलेशन ऑफ अदर फिश, कोरल एंड अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब ऐसा समुदाय जो कि गोल्ड फिश की पॉपुलेशन को सम्मिलित करता है अपने आप में, उसमें दूसरी भी पॉपुलेशंस होती हैं, दूसरी भी जनसंख्याएँ होती हैं। जैसे कि दूसरी फिशेस की जनसंख्या हो सकती है, कोरल्स की जनसंख्या हो सकती है, या दूसरे प्राणियों की जनसंख्या भी उस कम्युनिटी में हो सकती है। अब आगे हम बढ़ते हैं। कम्युनिटी के बाद आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स इन अ गिवन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। किसी भी क्षेत्र में सभी लिविंग थिंग्स के साथ साथ जब हम नॉन लिविंग इन्वायरमेंट को भी शामिल कर लेते हैं तो वहाँ क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। जैसे एक जंगल में जाते हैं तो वहाँ पे ढेर सारे प्लांट्स हैं, ढेर सारे एनिमल्स हैं, रिवर है, ठीक है, माउंटेन्स हैं, नदियाँ हैं, सनलाइट है। तो बाकी सभी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग सभी मिला के क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट क्या है, एक इकोसिस्टम है। एक पॉन्ड क्या है, इकोसिस्टम है। द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, सनलाइट एंड अदर फिजिकल फैक्टर। नॉन लिविंग इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे उनमें वाटर आ जाता है, जल, सनलाइट, सूर्य की प्रकाश और दूसरे फिजिकल फैक्टर्स। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है बायोम। क्या आता है, बायोम। जब एक ही प्रकार के ढेर सारे इकोसिस्टम का समूह मिल जाता है, ठीक है, एक इन्वायरमेंट के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। मतलब जंगल, तालाब, झरने, ऐसे से अलग अलग इकोसिस्टम जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है, एक बायोम का निर्माण होता है। और बायोम से फिर आगे बढ़ते हो तो क्या आता है, बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर ऑल लाइफ एग्जिस्ट। पृथ्वी का वह भाग जहाँ पे सारे जीवन रहती है, होती है, इंक्लूडिंग ऑल द लैंड, वाटर एंड एयर वेयर लिविंग थिंग्स कैन बी फाउंड। जिसमें कि सभी जो सतह है, ज़मीन है,
पानी है, सभी हवा और बाकी वह जगह जहाँ पे सभी जीवित प्राणी रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट बायोम्स। बायोस्फीयर में बहुत सारे अलग अलग बायोम्स भी हो सकते हैं, मतलब इकोसिस्टम का एक के ढेर सारे समूह हो सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्या आता है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको ढेर सारे अलग अलग प्रजाति के प्राणी देखने को मिलते हैं, जैसे गाय, भैंस, कौवा, बिल्ली, कुत्ता, कीड़े मकोड़े, ठीक है, ढेर सारे रेप्टाइल्स, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, ठीक है। तो आपको वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, अपने आसपास हम देखते हैं। बी इट पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, योर पेट्स आर अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसमें कौन कौन से शामिल हो सकते हैं, पॉटेड प्लांट्स जो गमले में घर में पौधे रखे गए हैं, कीड़े मकोड़े, पक्षियाँ, आपके पालतू जानवर, दूसरे जानवर और पौधे। देयर आर आल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आई बट दे आर ऑल अराउंड यू। इसके बाद बहुत सारे ऐसे भी प्राणी हैं जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, जो मतलब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वे भी आपके आसपास ही मौजूद हैं। इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी वुड इंक्रीज। अगर आप जिस क्षेत्र जितने एक दायरे में देख रहे हो प्राणियों के, अगर उस दायरे को बढ़ा दो, उस क्षेत्र को बड़ा करते चले जाओ, तो इन प्राणियों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। सपोज दैट मान लो हम मानते हैं कि हम अपने घर के अंदर क्यों देखेंगे कितने अलग प्रकार के प्राणी हैं, तो हमें अलग अलग प्रकार के पौधे, तितली, बहुत सारी चिड़ियाँ, बहुत सारे इंसेक्ट्स, हम, हमारे घर के पेट्स, इतने देखने को मिलेंगे। अगर हम घर से क्या बोले कि हम पूरे गांव को देखेंगे, हम पूरे गांव को देखेंगे, हो सकता है पेट के रूप में हमारे घर में केवल गाय है, लेकिन पूरे गांव को देखोगे तो पेट के रूप में आपको गांव के अंदर कुत्ते भी मिल जाएंगे, बिल्ली भी मिलेगी, गाय भी मिलेगी, भैंस भी मिलेगी, बकरी भी मिलेगी, बहुत सारे दूसरे और प्राणी मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे और अलग अलग प्लांट हो सकता है। हम अपने घर में केवल 4 प्रकार के पौधे लगाए हों फ्लावर के रूप में, लेकिन गाँव की हम जब बात करेंगे तो वहाँ पे ढेर सारे प्लांट्स की संख्या हो जाएगी। वैसे ही अलग अलग दूसरे प्रकार के ऑर्गेनिज्म की भी संख्या बढ़ जाएगी। तो हम जैसे जैसे अपना दायरा बढ़ाएंगे, अपना क्षेत्र बढ़ाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की वेराइटी जो है, प्रजाति है, वो भी बढ़ती चली जाएगी। ऑब्वियसली इफ़ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट यू वुड प्रोबब्ली सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। अगर आप गांव से निकल करके एक जंगल का भ्रमण करें, बहुत घने जंगल को देखें, तो वहाँ आपको इन प्राणियों की संख्या और इनके प्रकार और भी ढेर सारे बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। Each different kind of plant, animal or organism that you see represents a species। आप कोई भी जो एक पौधा या जानवर या कोई भी प्राणी जो आप देखते हो, वह एक जाति को दर्शाता है, वह एक स्पीसीज को दर्शाता है, और स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, जाति बोलते हैं। तो हर प्राणी एक जाति को दर्शाता है, एक जाति का चिन्ह होता है। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। जातियों की वह संख्या जिसके बारे में जाना जाता है या जिसका अब तक वर्णन किया जा सकता गया है, उसकी संख्या 1.7 से 1.8 मिलियन है। 17 लाख से 18 लाख है। मतलब अब तक हमारे साइंटिस्ट ने इस अर्थ पर 17 लाख से 18 लाख अलग अलग प्राणियों के जातियों की खोज कर की है। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी आर द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट ऑन अर्थ। और इसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं, या कह सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पे इतने अलग अलग प्रकार के जो हैं प्राणी मौजूद हैं। वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वंस न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। जैसे जैसे हम अपना दायरा बढ़ाते हैं, हम खोजने की और कोशिश करते हैं, नए नए क्षेत्रों में जाते हैं, साथ ही पुराने जो हमारे क्षेत्र हैं उनमें भी हमें नए नए प्राणी लगातार मिलते रहते हैं, उनकी पहचान होती रहती है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है आपके लिए। इट वाज द स्विस फ्रेंच बॉटनिस्ट अगस्टिन पिरामस डी कैंडोले हु कॉइन्ड द टर्म टैक्सोनॉमी, द साइंस ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी कैंडोले, पूरा नाम है अगस्टिन पिरामस डी कैंडोले। इन्होंने टैक्सोनॉमी जो शब्द है उसका प्रतिपादन किया, उसे कॉइन किया, दिया। और टैक्सोनॉमी क्या है, वह साइंस है जहाँ पे आप
ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हो और उनको नाम देते हो, उनका नॉमेनक्लेचर करते हो। इट वाज कैरोलस लिनियस हु फर्स्ट यूज दिस वर्ड इन हिज बुक सिस्टमा नेचर। कैरोलस लिनियस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल अपनी किताब सिस्टमा नेचर में किया। कैरोलस लिनियस ने टैक्सोनॉमी वर्ड का इस्तेमाल पहली बार अपनी किताब सिस्टमा नेचर में किया। तो क्वेश्चन पूछेगा सिस्टमा नेचर के अंदर पहली बार किस शब्द का इस्तेमाल किया गया, या टैक्सोनॉमी शब्द का पहली बार इस्तेमाल कहाँ किया गया, सिस्टमा नेचर में किया गया। किसने किया, कैरोलस लिनियस ने किया। देखो एक लाइन है, यहीं पे दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं। वैसे ही डी कैंडोले कौन थे, तो स्विस फ्रेंच बॉटनिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, टैक्सोनॉमी शब्द दिया था। द टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स वाज प्रपोज्ड बाय सर जूलियन हक्सले इन 1940। 1940 में सर जूलियन हक्सले ने न्यू सिस्टमेटिक्स शब्द दिया था। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनने होंगे, अगर एनसीईआरटी के पॉइंट एनसीईआरटी के बाहर क्या है, अगर बनाना भी होगा एग्जामिनर को तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। साथ में आपको पीडीएफ तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही देंगे, तो आपके पास बना नोट्स भी होगा जिससे आप पढ़ाई कर सकते हो। तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट लाइन्स है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट लाइन्स है जो कि आपको लिख लेना है, जो आपको लिखना है। ये आपको लिखना है, ये इम्पोर्टेंट लाइन्स है क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर के हैं और आपको ये नहीं मिलेंगी आसानी से। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और हम चलते हैं अगले पेज पर। अब आता है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण है, इसका इतिहास क्या है। इन द 3rd and 4th century BC, Aristotle and others categorized organisms into plants and animals. They even identified a few thousand or more of living organisms. 3री या 4थी शताब्दी की बात है, सेंचुरी की बात है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। जीसस क्राइस्ट के जन्म की पहले की बात है, ईसा पूर्व की बात है, जब एरिस्टोटल और दूसरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को कैटेगराइज करने की कोशिश की, इनका वर्गीकरण करने की कोशिश की उन लोगों ने। दे इवन आइडेंटिफाइड, उन्होंने कुछ हज़ार या उससे थोड़ा ज़्यादा जीवित प्राणियों का वर्गीकरण किया भी। हिपोक्रेट्स द फादर ऑफ मेडिसिन लिस्टेड ऑर्गेनिजम्स विथ मेडिसिनल वैल्यू। हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को उनके मेडिसिनल वैल्यू, औषधीय गुणों के आधार पर क्या किया, कैटेगराइज किया, वर्गीकृत किया। Aristotle and his student Theophrastus made the first attempt to classify organism without stressing their medicinal value. अरस्तु और उनका एक विद्यार्थी था, उनका शिष्य था थियोफ्रेस्टस, दोनों ने पहली बार कोशिश की किसी भी जीवित प्राणी को वर्गीकृत करने की बिना उनकी मेडिसिनल वैल्यू के, मतलब उनकी औषधीय गुणों को बिना देखे उन्होंने वर्गीकरण करने की कोशिश की पहली बार। दे ट्राई टू क्लासीफाई द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर फॉर्म एंड हैबिटेट। इन्होंने पौधे और प्राणियों को उनके रूप और उनके आवास के आधार पर वर्गीकृत करने का पहली बार कोशिश किया। ये क्या था, एक आपका साइंटिफिक तरीका था क्लासिफिकेशन का। एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि संसार में प्लांट्स और एनिमल्स की संख्या लाखों में है, मिलियंस है, 17 लाख से 18 लाख, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज की अब तक खोज की जा चुकी है। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। हम अपने क्षेत्र के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको क्या है, एक लोकल नेम से जानते हैं, एक अपना स्थानीय नाम होता है। जैसे कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ तो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, ऑनियन को प्याज बोलते हैं, ये क्या है उसका लोकल नेम। अगर हम महाराष्ट्र में ट्रेवल करते हैं तो उसी ऑनियन को कांदा बोलते हैं। हमारे यहाँ लौकी बोलते हैं, एक सब्जी है उसको लौकी बोला जाता है, बट दिल्ली हम जाते हैं तो वहाँ पे उसे तोरी बोलते हैं। तो ये जो लौकी और तोरी शब्द है क्या है, लोकल नेम है, स्थानीय नेम। अलग अलग जगह पे इनका नाम अलग अलग हो सकता है। बाकी जो लौकी है, ठीक है, गार्ड है तो उसको हम इंग्लिश नेम बोलते हैं, और प्याज को हम इंग्लिश नेम ऑनियन है। बट ज़रूरत ये थी कि अगर हम पूरे वर्ल्ड की अलग अलग देशों के साइंटिस्ट को ले आए, ठीक है, और सबको बात केवल करनी हो किसकी, ऑनियन की करनी हो। बात किस पे करनी हो सबको,
ऑनियन पी, लेकिन सब क्या होंगे अपने लोकल नेम से बुलाएंगे। कोई कांदा बोलेगा, कोई प्याज बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, ठीक है। सब अलग अलग नाम से ही बोलेंगे, लेकिन किसको बोलेंगे, एक ही चीज़ के लिए सब अलग अलग नाम का उपयोग करेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, एक भ्रम पैदा होगा, कन्फ्यूजन वाली स्थिति आ जाएगी, वहाँ पर एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति आएगी। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ज़रूरत ये थी कि हम साइंटिफिक नेम का इस्तेमाल करें। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ज़रूरत पड़ी थी कि हम साइंटिफिक नेम का इस्तेमाल करें। दिस लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री। ये लोकल नेम क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते रहते हैं। यहाँ तक कि एक देश के अंदर भी लोकल नेम्स अलग अलग हो सकते हैं। एक देश के अंदर भी लोकल नेम अलग अलग हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भारत में ही यूपी में प्याज बोलते हैं, तो महाराष्ट्र में कांदा बोलते हैं। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organism we are talking about। तो भाई संभवतः इसमें बहुत सारी समस्या हो सकती है, ठीक है। लोगों के अंदर संदेह जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है अगर हम एक ही प्राणी के लिए बात करने के लिए एक निश्चित तरीका नहीं अपनाएंगे, एक निश्चित नाम नहीं तय करेंगे उनके बारे में बात करने के लिए, तो क्या होगी, कन्फ्यूजन, भ्रम वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। हेंस इसलिए देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच दैट अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब हमें किसी भी जीवित प्राणी का नाम जो है स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा, एक मानक नाम देना पड़ेगा, ताकि उस खास नाम से वह प्राणी पूरे विश्व में जाना जाए। और प्राणी एक ही नाम से पूरे विश्व में जाना जाए, सारे देशों में उसका वह नाम लोगों को पता हो, ताकि उनके बीच में भ्रम वाली स्थिति न पैदा हो। वे साइंटिफिक नाम लें तो सामने वाला भी जान जाए कि हम इसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसको भी साइंटिफिक नेम पता हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। और इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर कहते हैं, नामकरण कहते हैं। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। और यह तभी संभव है जब जो नेमिंग है, नामकरण हो, वह तभी संभव होगा जब आपको किसी भी प्राणी के बारे में सब कुछ सही सही पता होगा और आप जानते रहेंगे कि आप यह जो नाम है वह किस प्राणी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तभी नॉमेनक्लेचर पॉसिबल होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन बोलेंगे। भाई प्राणी के बारे में सब कुछ पता होना मतलब उसका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन बोलेंगे। नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism। अध्ययन को और सरल बनाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर एक तरीका बनाया, एक मानक बनाया, विधि बनाया, जिसके हिसाब से हम हर एक प्राणी को साइंटिफिक नेम देंगे। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और यह क्या है, सभी बायोलॉजिस्ट द्वारा माना गया है। पूरे संसार के जो बायोलॉजिस्ट हैं, जीव वैज्ञानिक हैं, इसको मानते हैं। जैसे कि पौधों के लिए उन्होंने एक अपना कुछ तथ्य बनाया, कुछ मानक बनाया, जिसके हिसाब से हम पौधों को साइंटिफिक नेम देंगे और वो आपको इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर में मिलता है। यू में आज कब आप सवाल पूछेंगे कि प्लांट्स के लिए क्या बना दिया गया, ICBN बना दिया गया, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर बना दिया गया। तो एनिमल्स के लिए भी कुछ ऐसा बनाया कि नहीं बनाया, तो एनिमल्स के लिए क्या बनाया, जो एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट थे उन्होंने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर बनाया। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, बोटेनिकल मतलब वनस्पति, जूलॉजिकल मतलब जीव। तो एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन आता है कि ICBN स्टैंड्स फॉर, ICBN का मतलब क्या होता है, तो आप लोग याद कर लीजिए, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। एकदम सिंपल सी बात है, और अगर आपको याद रहेगा तो आपके 4 नंबर बन जाएंगे जब आप नेट के एग्जाम में बैठोगे, अगर ये आएगा तो। वैसे ही ICJDN का भी फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जब मैं आपको नीट 3rd ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो दिखाऊंगा कि देखिए इस सन में यह क्वेश्चन आया था। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। साइंटिफिक नेम जो होते हैं वे निश्चित करते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म के पास, हर प्राणी के पास अपना केवल एक ही नाम हो। किसी भी प्राणी का जो डिस्क्रिप्शन होता है, जो उसके बारे में आपको सब कुछ बताया जाता है, उससे किसी भी विश्व में कहीं भी कोई आदमी है वो ये जान पाता है कि यह नाम एक ही प्राणी के लिए है, यह नाम एक ही है और एक ही प्राणी के लिए है।
दे आल्सो इंश्योर्स दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। यह भी निश्चित करता है कि इस नाम का इस्तेमाल किसी दूसरे प्राणी के लिए नहीं किया जाता, या केवल यह नाम केवल इसी प्राणी के लिए रखा गया है, बाकी किसी दूसरे प्राणी के लिए इस नाम का इस्तेमाल नहीं होता है। Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms. Each name has two components, the generic name and the specific epithet. जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, जीव वैज्ञानिक होते हैं, वे जो भी दिया गया तथ्य है, तरीका है, मानक है किसी भी प्राणी को साइंटिफिक नेम देने का, उसका क्या करते हैं, पूरी तरीके से पालन करते हैं, अनुकरण करते हैं। हर नेम में दो घटक होते हैं। इस नेम है टू कंपोनेंट्स, द जेनिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। जेनिक नेम मतलब उसके जीनस का नाम, स्पेसिफिक एपिथेट मतलब उसका जो स्पीसीज वाला नाम है, जाति का नाम है। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। यह जो तरीका है किसी भी प्राणी को नाम देने का दो घटक के साथ, उसे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है, द्विपदनाम पद्धति कहा जाता है। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब द्विपदनाम नामकरण पद्धति। This naming system given by Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. यह जो सिस्टम है कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कैरोलस लिनियस को ही कहा जाता है और उन्होंने ही बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। तो यह पूरे वर्ल्ड के जीव वैज्ञानिकों द्वारा इसका पालन किया जाता है, वे इसका उपयोग करते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ providing scientific names better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. जो यह नेमिंग सिस्टम था, नामकरण का जो पद्धति था दो वर्ड फॉर्मेट वाला, यह बहुत ही सुविधाजनक प्रतीत हुआ। तो चलिए देखते हैं कि आम को कैसे साइंटिफिक नेम देना है और उससे क्या चीज़ें बदलती हैं, कितना आपको सुविधा हो जाती है। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वह क्या है, मैंजीफेरा इंडिका है। क्या है, मैंजीफेरा इंडिका है। मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। लेटेस्ट सी, अब देखते हैं कि किस तरीके से बायनोमियल नेम है। तो मैंजीफेरा जो वर्ड है वह जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो इंडिका वर्ड है वह स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको कुछ और भी तरीके जानने होंगे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के, किस तरीके से साइंटिफिक नेमिंग होती है। तो चलिए हम उन तरीकों पे बात करते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक्स। जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वे लैटिन भाषा में होते हैं और उन्हें जब भी लिखा जाता है तो इटैलिक्स थोड़ा तिरछा लिखा जाता है। लैटिन इसलिए लिया गया क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, उसमें अब आगे परिवर्तन नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने साइंटिफिक नेमिंग के लिए लैटिन को ही अपना लैंग्वेज चुना। और जब भी लिखा जाएगा क्या करेंगे, तिरछा लिखेंगे, इटैलिक्स तिरछे में लिखेंगे। दे आर लैटिनाइज्ड आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। वे या तो लैटिनाइज किए जाते हैं, उन्हें लैटिन में परिवर्तन किया जाता है, चाहे किसी दूसरी भी भाषा से निकलते हैं तो उन्हें लैटिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उनकी उत्पत्ति से कोई मतलब नहीं है। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस वाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। जो पहला शब्द है वह जीनस को दर्शाता है, जबकि जो दूसरा कंपोनेंट है वह स्पेसिफिक एपिथेट को बताता है। बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। जब भी हम बायोलॉजिकल नेम को हाथ से लिखते हैं, ठीक है, तो दोनों नेमों को अलग अलग क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, और जब छापते हैं तो उसे प्रिंट करते हैं, इटैलिक्स में तिरछे में छाप देते हैं, ताकि यह पता चले कि यह लैटिन ओरिजिन से, लैटिन से इसकी उत्पत्ति हुई है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। जो पहला शब्द है जो कि जीनस को रिप्रेजेंट करता है, वंश को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, वह कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जबकि जो स्पेसिफिक एपिथेट है वह स्मॉल लेटर से शुरू होता है। तो आप मैंजीफेरा इंडिका से समझ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे सब कुछ ध्यान देना है। ओके, तो मैंने ब्लैक स्क्रीन ले ली है आपको बताने के लिए। मैंजीफेरा इंडिका,
जब भी लिखेंगे अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, जब भी साइंटिफिक नेम लिखेंगे उसे अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। मैंजीफेरा किसको बताएगा, जीनस को बताएगा। इंडिका किसको बताएगा, स्पीसीज को बताएगा। मैंजीफेरा हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। इंडिका क्या होगा, स्मॉल होगा। अगर जब छापेंगे तो क्या करेंगे, इटैलिक्स में तिरछा छापेंगे। तो आपको अब बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ के ज़रूर बताइएगा कि हाँ हमें भी दिक्कत हो रही है, तो हम उसके लिए ज़रूर कुछ न कुछ कोशिश करेंगे। तो समझ आ गई बात। चलिए फिर से लौटते हैं अपने हम पेज पे। नेम ऑफ द आथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। कभी आप स्पेसिफिक एपिथेट लिखने के बाद ऑथर के नाम को भी लिख सकते हैं एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटेन इन एन एब्रिविएटेड फॉर्म इजी मैंजीफेरा इंडिका लिन। मतलब लिनियस ने मैंजीफेरा इंडिका जो नाम है दिया था, तो उस पर इसके लिए ऑथर का नाम हम शॉर्ट में लिख देते हैं स्पेसिफिक स्पीसीज के बाद में। इट इंडिकेट्स दैट ही दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। यह बताता है कि इस स्पीसीज के बारे में पहली बार वर्णन किसने किया था, लिनियस ने किया था। लिनियस ने ही हमको इसके बारे में बताया था। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइज सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। जैसा कि यह असंभव है कि सभी जीवित प्राणियों का अध्ययन कर सकें, तो इसके लिए उन्होंने कुछ तरीका बना रखा है ताकि यह संभव हो सके। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। इसके लिए क्या है कि भाई आप सभी अलग प्राणियों का अलग अलग अध्ययन नहीं कर सकते हो ना भाई। हो सकता है एक ही जैसे लक्षण आप अलग अलग इंसानों का, हर इंसान के बारे में आप पढ़ोगे, तो इसके लिए उन्होंने क्या तरीका बनाया, क्लासिफिकेशन। क्या बनाया कि मतलब कुछ लक्षण क्लासिफिकेशन में तय कर दिए गए। अगर वह लक्षण सामने वाले प्राणी में दिखता है तो उसको हम उस वर्ग में रख देंगे, उस क्लास में रख देंगे जिससे वह मैच करता हुआ मिलेगा। Classification is a process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characteristics. वर्गीकरण एक तरीका है जिसमें किसी भी प्राणी को, किसी भी थिंग को हम उनके सुविधाजनक श्रेणियों में रख दिया जाता है। कुछ उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, मतलब उनके उन लक्षणों के आधार पर जो हमें बाहर से देखने को मिलते हैं, उनके लक्षणों को देख के हम उनके हिसाब से उचित श्रेणी में रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स आर एनिमल्स आर डॉग्स कैट्स आर इंसेक्ट। मतलब आप साफ पौधा या जानवर या कुत्ता या बिल्ली या कीड़े मकोड़े उन्हें पहचान लेते हो, क्योंकि आप उनके बाह्य संरचना को बाहर से देख के आपको ये बात पता है कि एक कुत्ता होगा तो 4 पैर होंगे, पूँछ होगी, नुकीले दांत होंगे, कान होंगे, आँखें होंगी। मतलब कुत्ते के जो भी लक्षण है वो आपको पता है। और अगर कुत्ते के बारे में बात होती है तो दिमाग में उसी की तस्वीर बनती है। तो तस्वीर किसकी बनती है, उसके बाह्य संरचना की, बाहर से दिखने में वो कैसा है, लक्षण उसके किस तरीके से आप महसूस करते हो। The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. जब भी हम इनमें से किसी एक की बात करते हैं तो हम उनके लक्षणों को अपने दिमाग में सोचते हैं, उनके निश्चित लक्षण हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। What image do you see when you think of a dog? जब आप कुत्ते के बारे में सोचते हो तो आपके बारे में कैसी दिमाग में कैसी तस्वीर बनती है, बस जैसा कुत्ता है वैसी तस्वीर बनती है। Obviously, each one of us will see dogs. हर कोई किसको देखेगा, कुत्ते को ही देखेगा भाई। कुत्ते की बात होगी तो कुत्ते को ही देखेगा। एंड नॉट कैट्स, बिल्ली को कोई नहीं देखने वाला। नाउ इफ़ वी वर टू थिंक ऑफ एल्सेटियंस वी नो द व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर आपको बोले एल्सेटियंस, तो अगर आप एल्सेटियन के बारे में पहले से कुछ जानते नहीं तो आपके दिमाग में कैसी तस्वीर बनेगी, आप क्या सोचेंगे। सिमिलरली उसी तरीके से सपोज वी वर टू से मैमल्स, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विथ एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी ईयर। लेकिन अगर आपको बोला जाए मैमल्स के बारे में बताओ तो मैमल्स के बारे में तुरंत आप सोचोगे कि ऐसे प्राणी जिनके शरीर पर हेयर होती है, बाल होती है, जिनके कान बड़े हुए होते हैं, जिनमें टेम्परेचर रेगुलेट करने की कैपेसिटी होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो मैमल्स के लक्षण है वो आपके दिमाग में तुरंत आएंगे, आप उसको सोचेंगे, आपका ब्रेन तुरंत रिस्पॉन्स करेगा। Likewise in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of our minds will be of wheat plant, not of rice and other plant. अगर हम ऐसे प्लांट में किसी गेहूं के पौधे की बात करें तो आपके दिमाग में गेहूं के पौधे की तस्वीर छपेगी, चावल या दाल की नहीं छप जाएगी। हम बोलेंगे मैंगो प्लांट तो मैंगो ही आपके दिमाग में आएगा, मैंगो का ऐसा फल होता है, ऐसी पत्तियाँ होती हैं, ऐसा पेड़ होता है। तो जिसकी बात होगी उसी की तस्वीर आपके दिमाग में बनेगी। Hence all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plant, animals, etc. are convenient categories we use to study organism. ये सभी क्या है, एक सुविधाजनक श्रेणियाँ हैं जिसकी मदद से हम जीवित प्राणियों का अध्ययन करते हैं। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टेक्सा। इन सभी कैटेगरीज के लिए, अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो साइंटिफिक टर्म है, वैज्ञानिक
शब्द है वो क्या है, टैक्सा है। मतलब आप स्पीसीज के लिए भी टैक्सा वर्ड यूज करोगे, जीनस के लिए भी, फैमिली के लिए भी ऑर्डर करोगे, सब अलग अलग एक टैक्सा ही है। हियर यू मस्ट रिकग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स। यहाँ पे जो टैक्सा शब्द है वह कैटेगरीज को अलग अलग स्तरों पर रिप्रेजेंट करती है, दर्शाती है। प्लांट्स आल्सो फ्रॉम टैक्सा, पौधे भी क्या करते हैं, टैक्सा बनाती हैं। वीट इज आल्सो टैक्सा, गेहूँ भी एक प्लांट है लेकिन वह भी एक टैक्सा है अपने लेवल पे, अपने स्पीसीज लेवल पे वह भी एक टैक्सा है। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स आर टैक्सा, एनिमल्स भी टैक्सा है, मैमल्स भी टैक्सा है, जबकि डॉग क्या है, एनिमल भी है और मैमल भी है, लेकिन वो भी एक अलग टैक्सा है। बट यू नो दैट अ डॉग इज ए मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स। आप जानते हैं कि कुत्ता एक मैमल है और मैमल क्या है, एनिमल्स ही है, फिर भी डॉग अपने स्तर पर क्या है, एक टैक्सा है। Therefore एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। ये अलग अलग स्तर पर क्या करते हैं, टैक्सा को दर्शाते हैं, संबोधित करते हैं। Here based on characteristics all living organisms can be classified into different taxa। अब लक्षणों के आधार पर सभी जीवित प्राणियों को हम अलग अलग टैक्सा में वर्गीकृत कर देते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी। वर्गीकरण की इस विधि को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। अभी तक हम केवल बाह्य संरचना देख के ही क्लासिफिकेशन करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर से बाहर से कैसी है, अंदर से कैसा है, उसकी सेल की संरचना कैसी है, विकास का क्या तरीका है, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या है, पर्यावरण से क्या संबंध रखता है, और ये सभी जो जरूरी लक्षण थे अब ये क्या बन गए, आधुनिक वर्गीकरण के आधार बन गए, बेस बन गए। जो आधुनिक वर्गीकरण हुआ उसके अध्ययन के लिए क्या बन गया, आधार बन गया। मतलब अब केवल बाह्य संरचना नहीं देखेंगे, देख के हम नहीं डिसाइड करेंगे कैसे हो सकते हैं। भाई देखने में क्या है कि परिवर्तन हो सकता है। मान लो कोई एक पेड़ है जिसको बहुत अच्छे खाद पानी मिले तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गया, कोई दूसरा जिसको खाद पानी धूप अच्छे से नहीं मिला और छोटा रह जाएगा। अब देखने के हिसाब से क्या आप दोनों को अलग अलग पौधा कर देंगे या अलग अलग कैटेगरी में डाल देंगे, नहीं ना। तो इसलिए उन्होंने बाकी लक्षणों को भी ध्यान दिया कि कोशिका की संरचना कैसी है, अंदर से किस संरचना कैसी है, विकास का क्या तरीका है, इकोलॉजिकल पर्यावरण से कैसा संबंध है उनका, सब कुछ देखना जरूरी समझा गया। हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। इसलिए यहाँ पे लक्षणों को देखना, पहचानना, वर्गीकरण करना और नाम देना, ये सभी तरीके क्या हैं, आधार हैं टैक्सोनॉमी के। ये टैक्सोनॉमी के क्या हैं, आधार हैं, वर्गीकरण के आधार हैं। इनके बिना क्लासिफिकेशन या इनके बिना टैक्सोनॉमी संभव नहीं है। ये सभी चीज़ें होंगी तभी टैक्सोनॉमी होगी। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। टैक्सोनॉमी कोई नई चीज़ नहीं है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ओन यूज। जो मनुष्य है वो हमेशा ही से ही उत्सुक रहा है ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के प्राणियों के बारे में जानने के लिए, खास करके जब उसके खुद के उपयोग से जो जुड़े हुए हैं उनके बारे में जानने की। इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। शुरुआत के दिनों में मनुष्य के लिए जो सबसे आवश्यक बात थी वह अलग अलग स्रोत को जानना था, जो कि उसके भोजन की ज़रूरतों को, कपड़ों की ज़रूरतों के और आवास की ज़रूरतों को पूरी करे, या जो इन ज़रूरतों का आधार हो। हेंस अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हुआ, वर्गीकरण हुआ, वह किस पर डिपेंड था, किस पर आधारित था, प्राणियों, अलग अलग प्राणियों का क्या उपयोग है मनुष्यों के लिए। ह्यूमन बींग्स वेयर सिंस लॉन्ग not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversities but also the relationship among them। समय के साथ जो मनुष्य था वह केवल यह जानने में उत्सुक नहीं था कि अलग अलग जो प्राणी हैं उनमें क्या विभिन्नता है, वह यह भी जानना चाहता था इनमें क्या संबंध है, विविधता के साथ साथ इनमें क्या संबंध है यह भी जानने के लिए कि मनुष्य बहुत बेताब था। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। और अध्ययन की इस शाखा को हमने सिस्टमैटिक्स नाम दिया। द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा। सिस्टमैटिक शब्द का जन्म जो है, प्रतिपादन, वह लैटिन शब्द सिस्टमा से हुआ है, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्राणियों का एक उचित व्यवस्था करना। लिनियस यूज सिस्टमा नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। लिनियस ने अपनी पहली किताब का जो नाम दिया, जो टाइटल दिया, वह क्या रखा, सिस्टमा नेचर रखा। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर इनलार्ज इनटू टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। बाद में जो सिस्टमैटिक्स का क्षेत्र था वह बढ़ा और यहाँ पे हमने इन सब चीज़ों को भी शामिल किया, जैसे पहचानना, नामकरण करना और फिर वर्गीकरण करना। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एमंग ऑर्गेनिज्म। अब जो सिस्टमैटिक है यहाँ पे हम
प्राणियों का जो उद्भव, जो विकास का क्रिया है, जो विकासीय संबंध है प्राणियों के बीच में, अब हम सिस्टमेटिक्स में इसको भी शामिल करते हैं, इसको भी देखते हैं। विकासीय क्रिया के आधार पर ही अब सिस्टमेटिक्स आगे बढ़ती है। तो समय के साथ ये भी देखा जाने लगा कि सिस्टमेटिक्स में हम इस चीज़ को भी ध्यान देने लगे कि प्राणियों के बीच में जो विकासीय संबंध है वो कैसा है, किस तरीके से एक छोटे प्राणी से नया प्राणी, उसमें क्या परिवर्तन आए, कि क्या विकास हुआ कि एक नया प्राणी बना। तो सिस्टमेटिक्स का पार्ट यह भी बन गया। अब आता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category। वर्गीकरण जो है एक स्टेप, एक कदम वाला कोई विधि नहीं है। यहाँ पे ढेर सारे स्टेप्स होते हैं जहाँ पे हम प्राणियों को अलग अलग स्टेप से दर्शाते हैं, ठीक है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग श्रेणी, अलग अलग नाम से बताते हैं। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, जो श्रेणी है, ठीक है, वह क्या है, भाग है, तो पूरे के पूरे टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का क्या है, भाग है। इट इज़ कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, और सभी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, वर्गीकरण की जो श्रेणियाँ हैं, वे मिलकर क्या बनाती हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची का निर्माण करती हैं। इस कैटेगरी रेफर टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हम प्रत्येक श्रेणी को क्या कहते हैं, वर्गीकरण की एक इकाई बोलते हैं। प्रत्येक श्रेणी को क्या बोलते हैं, वर्गीकरण की एक इकाई बोलते हैं। इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन, और हर जो कैटेगरी है वह एक रैंक को दर्शाती है, और उसको सामान्यतः हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, टैक्सॉन बोलते हैं। सिंगुलर इक्वेशन टैक्सॉन, और प्लूरल क्या, टैक्सा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्ची कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल, एक उदाहरण के द्वारा आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और उसके हायरार्ची को समझ सकते हो, उसमें क्या क्रमागत बदलाव है उसे समझ सकते हो। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, हम ऐसे प्राणियों के ऐसे समूह को इंसेक्ट कहते हैं जिनमें एक सामान्य लक्षण होता है, जैसे कि उनके शरीर में 3 जोड़े जॉइंटेड लेग्स होते हैं, जुड़े हुए पैर होते हैं। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वे आर गिवन अ रैंक और कैटेगरी। तो यहाँ पे हमने इंसेक्ट को एक अलग प्राणी के रूप में पहचाना, ठीक है, जिनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं, उनका वर्गीकरण किया, उन्हें एक रैंक या कैटेगरी दे दिया, जिसको उसके लिए क्या शब्द यूज़ किया, इंसेक्ट शब्द यूज़ किया। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्या आप ऐसे दूसरे प्राणियों के समूह को भी दर्शा सकते हो, भाई रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, फिशेस हैं, ह्यूमन्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे रैंक या कैटेगरी आप बता सकते हैं। इस रैंक और रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, जो समूह होते हैं वे एक श्रेणी को दर्शाते हैं। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, और आगे कैटेगरी क्या है, एक रैंक को दर्शाती है, एक स्तर को दर्शाती है। इस रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रत्येक रैंक या जो टैक्सॉन होती है वह वर्गीकरण की एक इकाई को दर्शाती है। जैसे स्पीसीज है वो एक इकाई है, जीनस एक स्पीसीज है, इकाई है, फैमिली एक इकाई है, ठीक है, ऑर्डर एक इकाई है, क्लास एक इकाई है, डिवीजन या फाइलम भी एक इकाई है, किंगडम भी एक इकाई है। These taxonomic groups or categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates। जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप या जो कैटेगरीज होते हैं एक अलग बायोलॉजिकल, इनका जैविक क्या होता है, महत्व होता है, ये केवल मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं, केवल हम बाहर से देख के इनको डिसाइड नहीं करते, इनके लिए हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division, plants, class, order, family, genus and species. All organisms including those in the plant and animal kingdom have species as the lowest category। तो जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज है सभी जीवित प्राणियों का, उससे क्या हुआ, लगातार विकास हुआ, आगे ले गया, और हम कुछ कॉमन कैटेगरीज को देखने लगे, एक सामान्य श्रेणियों को बना दिया गया, जो एक लक्षण वाले थे उनको श्रेणी में रख दिया गया। जैसे कि सबसे बड़ी जो थी वो किंगडम थी। एनिमल्स के लिए फाइलम शब्द का यूज़ करते थे, प्लांट्स के लिए डिवीजन शब्द का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद आता है फाइलम या डिवीजन, फिर उसके बाद आता है क्लास, क्लास के बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज। स्पीसीज क्या होती है, जात, जीनस, वंश, फैमिली तुम्हारा कुल, ऑर्डर गण, गण के बाद क्लास वर्ग, वर्ग के बाद फाइलम, ठीक है, जिसको संघ बोलते हैं, फाइलम या डिवीजन को संघ, और फिर क्या आता है किंगडम, जगत। All organisms including those in the plant and animal kingdoms have species as the lowest category।
सभी प्राणी चाहे वह प्लांट किंगडम से आते हो चाहे एनिमल किंगडम से आते हैं, उनमें स्पीसीज जो है वह सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी श्रेणी क्या होती है? स्पीसीज होती है, जाति होती है। अब यह सवाल आपके दिमाग में आता है कि किसी भी प्राणी को अलग अलग कैटेगरीज में किस तरीके से रखा जाता है। बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपको एक प्राणी का के जो लक्षण है उसके बारे में पता होना चाहिए, या उनके एक समूह के लक्षण के बारे में पता होना चाहिए। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। इससे क्या होता है, जब आप एक ही प्रकार के प्राणियों को देखती हो या अलग अलग प्रकार के प्राणियों को देखती हो तो उनमें ढेर सारी समानताएं और असमानताओं को ढूंढ पाते हो, देख पाते हो। तो अब आता है स्पीसीज। क्या आता है? स्पीसीज। टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेज। जो टेक्सोनॉमिक अध्ययन है, वर्गीकरण का जो अध्ययन है, यहाँ पर प्राणियों का एक ऐसा समूह होता है, ठीक है, जिनमें बहुत सारी आधारभूत समानताएं होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्पीसीज करते हैं। तो हर व्यक्ति आसानी से एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से अलग उनके लक्षण को देख सकता है, उन्हें पहचान सकता है, उनमें अंतर बता सकता है, किसके आधार पर? उनकी बाहर संरचना के आधार पर, उनको देखने में उनमें क्या अंतर है, ठीक है, उसके आधार पे आप एक स्पीसीज को दूसरे से अलग कर सकते हो। जैसे आप कुत्ता और बिल्ली में अंतर कर सकते हो। डॉग एक स्पीसीज है, कैट भी एक स्पीसीज है। तो कैसे करते हो? बाहर से वो दिखने में कैसे हैं उसके आधार पर आप उनमें अंतर कर सकते हो। लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका, सोलिनम ट्यूबरोसम पोटैटो एंड पैंथेरा लियो लायन। चलिए हम देखते हैं कि मैंजीफेरा इंडिका आम, सोलिनम ट्यूबरोसम आलू, पैंथेरा लियो शेर। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। ये जो तीनों नाम है, इंडिका शब्द है, ट्यूबरोसम शब्द है, लियो शब्द है, ये क्या करते हैं? एक स्पीसीज को, अलग अलग स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि इनका जो द फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा, सोलिनम एंड पैंथेरा आर जेनरा एंड रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जबकि जो मैंजीफेरा है, सोलिनम है, पैंथेरा शब्द है, यह क्या है? ये जेनरा को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक ऊंचे स्तर की क्या है? कैटेगरी है या टैक्सॉन है। इस जीनस में है वन आर मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। प्रत्येक जो जीनस होता है वहाँ पे एक या एक से ज़्यादा क्या होते हैं? स्पीसीज का समूह होता है, जिनमें क्या है? कुछ अंतर होता है और बहुत सारी समानताएँ होती हैं। कुछ अंतर होता है और बहुत सारी समानताएँ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा एज अंदर स्पेसिफिक एपिथेट। पैंथेरा में दूसरे भी स्पेसिफिक एपिथेट हैं, जैसे कि लियो है लायन का, टेग्रिस है टाइगर का, पार्डस है लेपर्ड का। तो पैंथेरा जीनस में ए लियो, पार्डस, टिग्रिस इतनी स्पीसीज आती हैं। एक जीनस में 3-3, 4-4 स्पीसीज की ग्रुप होती है जीनस। वैसे ही सोलिनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक नाइग्रम एंड मेलांजिना, ठीक है। सोलिनम जो है वह एक जीनस है, उसमें ट्यूबरोसम, नाइग्रम, मेलांजिना इतनी स्पीसीज आती हैं, इतनी जातियाँ आती हैं। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियन विच इज ग्रुप्ड इनटू द जीनस होमो। मनुष्य क्या है? सेपियंस जाति से बिलोंग करते हैं, जिन्हें ग्रुप किया गया है, सामूहिक किया गया है, किसमें रखा गया है? जीनस होमो में रखा गया। होमो इसलिए होमो सेपियंस नाम आता है। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग इज रिटेन एज होमो सेपियंस। और इस प्रकार से हम मनुष्यों के लिए जो साइंटिफिक नेम लिखते हैं वो क्या होता है? होमो सेपियंस होता है। क्या होता है? होमो सेपियंस होता है। तो दोस्तों आज हमने स्पीसीज तक ख़त्म किया अपने चैप्टर को। आई होप कि आपको हर बात अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं समझ में आएगी, कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम और भी इम्प्रूवमेंट कर पाएँ और भी जो मदद आपके लिए कर सकते हैं करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे तुरंत अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी इस वीडियो को देखें, इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि हम ऐसे बच्चों के लिए काम ही कर रहे हैं जो इकोनॉमिकली वीक हैं, वे कोचिंग में पैसे नहीं कर सकते हैं, वैसे भी लॉकडाउन है तो कोचिंगें बंद हैं। तो नीट का अगला सेशन, अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो अगला सेशन भी स्टार्ट हो गया। तो जिनका पेपर इस बार अच्छा नहीं हुआ है उन्हें अगली बार एग्ज़ाम देना है, तो वे हमारे साथ जुड़े, ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, एनसीईआरटी की एक लाइन को समझें, और फिर सक्सेस आपको अपने आप मिलेगी। अगर आप मेहनत करोगे तो सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।